विद्यार्थियों, एक बार पुनः सभी का स्वागत है। मैं विमलेश गुप्ता, मानक नगर रेलवे इंटर कॉलेज आड़ीसो लखनऊ की ओर से आप सभी का इंटरमीडिएट भौतिक विज्ञान की इस क्लास में स्वागत करता हूँ। विद्यार्थियों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में देखा कि मैंने अध्याय नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 वैद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट पार्ट 1 की शुरुआत की थी। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने उसमें आपको बताए थे प्रस्तावना के साथ में, और उसी कड़ी में आज ये जो वीडियो है ये आपका पार्ट 2 है, भाग 2, जो कि वैद्युत धारा के शेष कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे आज हम लोग। और तो विद्यार्थियों, लोग आगे बढ़ते हैं और शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक बल्ब को किस प्रकार से एक बैटरी के द्वारा जलाया गया है, ऑन किया गया है। तो कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट हम लोग अपने इस वैद्युत धारा में देखने वाले हैं। इसके जो एक्टिविटी हैं, इसके जो मैकेनिज्म है वो समझेंगे। तो ये आपका चैप्टर नंबर 3 और नीड टू नो। आपको एक बार फिर से मैं अध्याय की रूपरेखा दे देता हूँ। ओके, एक बार मैं जल्दी जल्दी आपको एक प्रस्तावना के साथ में अध्याय की रूपरेखा दे देता हूँ, उसके उससे आगे बढ़ता हूँ। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो है शुरुआत में आपका इलेक्ट्रिक करंट, फिर धारा घनत्व, वैद्युत चालन, धातुओं में वैद्युत चालन, बेसिकली मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, कुछ परिभाषाएं तमाम। ओके, और उसके बाद अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध, ओम का नियम, सत्यापन, आवेश वाहकों की गतिशीलता, वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, और विशिष्ट प्रतिरोध अथवा प्रतिरोधकता पे ताप का इफेक्ट क्या होता है वो देखना है। प्रतिरोध पे क्या प्रभाव पड़ता है हमें वो चेक कर लेना है। ताप का ओमी अनोमी परिपथ विद BI करेक्टर, वैद्युत ऊर्जा जूल का नियम, वैद्युत शक्ति किलोवाट घंटा, कार्बन प्रतिरोध और कलर कोडिंग, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, प्रतिरोधों का संयोजन। संयोजन भी आपको बताया था, श्रेणी समांतर हम लोगों को यहाँ पढ़ना है। वैद्युत सेल, सेल का वैद्युत वाहक बल, टर्मिनल, आंतरिक प्रतिरोध, दोनों में तीनों में संबंध। ओके, आफ्टर दैट सेलों का संयोग, और सेलों के संयोग में श्रेणी समांतर मिक्स्ड, फिर चाप के दो नियम, व्हीटस्टोन ब्रिज, मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, इसके एप्लीकेशंस, और पोटेंशियोमीटर क्यों बेटर है वोल्टमीटर से। ओके, इसके दो एप्लीकेशन भी हैं, अनुप्रयोग जो आपके प्रैक्टिकल से भी संबंधित हैं। ठीक है, पोटेंशियोमीटर के द्वारा दो दिए गए प्राथमिक तलों की विद्युत वाहकों की तुलना करना, और दूसरा होता है आंतरिक प्रतिरोध आर की वैल्यू निकालना। तो विद्यार्थी, ये तो टॉपिक आपके थे। और एक बार मैं फिर ऊपर जाता हूँ और आपको जो पिछले लेक्चर में, पिछले आपके वीडियो में जो टॉपिक आपके हो गए थे, इसमें वैद्युत धारा, धारा घनत्व, वैद्युत चालन, मुक्त इलेक्ट्रॉन मॉडल, एट रैंडम मोशन, उसके अलावा ड्रिफ्ट वेलोसिटी, मीन फ्री पाथ, रिलैक्सेशन टाइम, और ये संबंध, इतना हो चुका है। और अभी मैं फ़िलहाल आपको जो आज टॉपिक हम लोग को पढ़ने हैं उसको भी देख लेते हैं। तो आज जो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का होना है वो ओम का नियम है। ओके, तो ओम के नियम से शुरुआत करेंगे। ओम का नियम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। आवेश वाहकों की गतिशीलता, मोबिलिटी, वो आपको पढ़ाया जाएगा। वैद्युत प्रतिरोध, वैद्युत चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता। ठीक है ना, इतने टॉपिक हम आज आपको बताएंगे। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं, अपने टॉपिक पे शुरुआत करते हैं। और शुरुआत हम लोग करेंगे पहले ओम के नियम से। ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट। तो ये ओम का नियम आपके सामने चेक कर लें। और इसमें एक वैज्ञानिक थे जॉर्ज साइमन ओम, तो उनके द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण नियम बताया गया था। और कुछ देखिए हिंट भी आपको यहाँ दिखाया गया है। ओके, एक डायग्राम, ये आपका सर्किट डायग्राम शो किया गया है। ये इसका मैथमेटिकल सिंबल दिखाया गया ओम के नियम का, ओम्स लॉ। ओके,
और सर्किट डायग्राम में बेसिकली आपको एक बैटरी, रेजिस्टेंस, करंट, मतलब इन तीनों में जो एक रिलेशन होता है वो रिलेशन ओम ने स्थापित किया था। ठीक है। तो मैं थोड़ा हिंट कर दूंगा आपको कि ओम का नियम एक्चुअली होता क्या है। तो ध्यान दें कि किसी भी भौतिक अवस्थाओं में, मतलब चालक तार की कोई भी एक कंडक्टिंग डिवाइस है, कोई भी अगर वैद्युत चालक है, तो इसकी भौतिक अवस्थाओं मतलब ताप और दाब और अन्य परिस्थितियों को अगर ना बदला जाए तो चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है, बी प्रोपोर्शनल टू आई। ओके। और जब प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगाते हैं, तो बी इक्वल टू आई आर, आई इंटू आर। तो ये जो नोटेशन है ये आपका ओम का नियम है। ठीक है ना। तो आज हमको इसी के विषय में बहुत ही डिटेल में समझना है, क्योंकि ओम का नियम आपका हाई स्कूल के लेवल में भी टॉपिक था करंट में, लेकिन यहाँ पे इसका जो प्रूफ का तरीका है बिल्कुल अलग है। ओके। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे किस तरीके से इसको शो किया गया है। तो देखिए, एक वैज्ञानिक का नाम फिर 1928 में जॉर्ज साइमन ओम ने विभिन्न पदार्थों के सिरों पर, चालकी पदार्थों के सिरे पर विभवांतर वी लगा करके उसमें प्रवाहित धारा आई का अध्ययन किया और इनके बीच में जो संबंध स्थापित किया वही ओम का नियम कहलाता है। मतलब ए रिलेशन बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, दैट इज डेफिनेटली ओम्स लॉ। तो ये देखिए डायग्राम और शो किया गया है, इसमें भी बी इक्वल टू आई आर शो किया गया है। बी इक्वल टू आई आर, बी फॉर वोल्टेज, आई फॉर करंट एंड आर फॉर रेजिस्टेंस। अब हम लोग इसका जो आपके बोर्ड के हिसाब से लैंग्वेज बननी है वो देखते हैं। ओके। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बोर्ड में अक्सर ओम का नियम और ओम के नियम का सत्यापन अनुगमन वेग के आधार पर, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि सत्यापन पूछेगा वो ओम का नियम का सत्यापन किसके बिहाफ पे, अनुगमन वेग के आधार पे। तो ध्यान दें विद्यार्थियों, जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसी भी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं अर्थात ताप और दाब इत्यादि में कोई परिवर्तन न किया जाए तो इनके सिरों पर लगाया गया विभवांतर और इसमें प्रवाहित धारा का अनुपात मतलब V अपॉन आई, वो एक नियतांक होता है। या फिर इसमें जैसे लिखा गया है कि V जो होगा I के समानुपाती होगा। ओके। इसमें लिखा गया है कि लगाया गया विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती, बी प्रोपोर्शनल टू आई। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि अगर आप करंट को बढ़ाएंगे तो वोल्टेज बढ़ेगा, करंट को घटाएंगे तो वोल्टेज घटेगा। और इसका रिवर्स भी है, दोनों। क्योंकि आप अगर ग्राफ खींचना चाहते हैं वोल्टेज और धारा के बीच में तो एक स्ट्रेट लाइन आता है, एक सीधी रेखा बनती है। तो निश्चित रूप से यहाँ पे जो शो किया गया है कि वोल्टेज जो है वो करंट के समानुपाती है। मतलब वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होगा किसी दिए गए पर्टिकुलर चालक के लिए वो एक नियतांक होगा। हम लोग इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं कि V अपॉन आई, ओके, फॉर वोल्टेज जो कि लगाया गया है चालक के सिरों पर, आई का मतलब इस विभव की वजह से बहने वाली धारा। ओके। इसका जो अनुपात होगा वो एक नियतांक होगा और वो नियतांक निश्चित रूप से चालक का प्रतिरोध R कहलाएगा। ओके। तो ये तो नियम हो गया। और इसके नीचे आप आ जाएं, देखिए एक ग्राफ भी शो किया गया है। तो ग्राफ और नियम को आपको एक साथ देख लेना है। और ग्राफिंग में ये बताइए कि जो है यदि आप एक्स अक्ष को वोल्टेज के फॉर्म में दिखा दें, इधर आपको वोल्टेज दिखाना है और वाई अक्ष में दिखाना है करंट। ओके, आई। तो जो ग्राफ बनेगा धातुओं के लिए, चालकों के लिए, वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, ऐसे सीधे रेखा बनेगी। और जितने भी चालक होंगे, जितने भी कंडक्टिंग डिवाइसेस होंगे, वो सभी ओम के नियम का
पूर्णतः पालन करेंगे। तो ये नियम हो गया है। अब इसको थोड़ा और उसमें देख लें कि जैसे देख सकते हैं कि आप चालक के सिरों पर लगाए गए विभवांतर अगर बी है तो निश्चित रूप से इसमें धारा बहेगी आई और बी प्रोपोर्शनल टू आई। ओके, तो नियम हो गया। प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट लगता है, वो कांस्टेंट यहाँ पर क्या लगेगा, आर, बी इक्वल टू आई आर। और यहाँ पे आर एक नियतांक है, आर इज ए कांस्टेंट जिसे चालक का वैद्युत प्रतिरोध कहा जाता है। ठीक है। और जैसा कि आपने ग्राफ में देखा है अभी ऊपर, उस ग्राफ को वी आई ग्राफ कहा जाता है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। जो ग्राफ आपने भी ऊपर चेक किया है उसको वोल्टेज करंट ग्राफ कहते हैं। और ये एक स्ट्रेट लाइन बनेगा, उसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि वोल्टेज जो है आई के प्रोपोर्शन में है। वोल्टेज और करंट का जो रेशियो होगा वो एक नियतांक होगा जो कि यहाँ शो किया गया है। और वो नियतांक और कुछ नहीं बल्कि चालक का वैद्युत प्रतिरोध आर कहलाएगा। ओके, तो ये ओम का नियम हो जाएगा। और इसका डायग्राम एक और मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे देखिए, ये एक सर्किट डायग्राम शो किया गया है कि अगर आपको ओम का नियम का सत्यापन कभी करना पड़े, और करना पड़ेगा क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसका थ्योरी के साथ में प्रैक्टिकल में भी इस्तेमाल होना है। और प्रैक्टिकल में भी आपको ओम का नियम का सत्यापन करना होगा और दिए गए चालक के पदार्थ का विशेष प्रतिरोध ज्ञात करना होगा। और दिया गया जो पदार्थ होगा वो कॉन्स्टेंटिन या मैग्नीन, ये मिश्र धातुएं होती हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो डायग्राम में आप देख सकते हैं विद्यार्थियों कि ओम का नियम को शो किया गया है। और इसमें कुछ चीज़ें जो दिखाई गई उसको मैं आपको बता देता हूँ ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाइए। ओके, तो सबसे पहले मैं शुरुआत करता हूँ बैटरी से। ये आपका बैटरी शो किया गया है, इतना पोर्शन, ये बैटरी का प्लस पोर्शन है, बैटरी का माइनस दिखाया गया है। 2-3 सेलों का जो संयोग होगा वो मिलके बैटरी बनाएगा। और उसके बाद देखिए एक अमीटर शो किया गया है, जैसे अमीटर ए, फिर एक रियोस्टैट शो किया गया है। रियोस्टैट को ऐसे भी शो कर सकते हैं। ओके, रियोस्टैट हो जाएगा। रियोस्टैट को आर एच से शो किया जाता है। ठीक, ये वो प्रतिरोध है चालक तार का जिसका हम मान हमें ज्ञात करना है, वो यहाँ पे आ जाएगा। दिस इज द रेजिस्टेंस आर। ओके, ध्यान देना विद्यार्थियों कि जो अमीटर होगा वो आपके परिपथ में श्रेणी क्रम में जुड़ेगा, ये वाला पोर्शन। और जो वोल्ट मीटर होगा वो परिपथ के समांतर क्रम में। तो ये जो क्रम है वो समांतर है, और यहाँ लगा दिया है एक वोल्ट मीटर भी। ओके, और इतना होने के बाद आप परिपथ को कंप्लीट कर लेंगे, पूरा खींच लेंगे। और जैसे ही बैटरी को ऑन किया जाता है और जितना वोल्टेज यहाँ बनेगा और जितना करंट यहाँ बनेगा, किसी भी क्षण यदि आप दोनों के मान निकालते हैं, दोनों को डिवाइड करते हैं, मतलब बी अपॉन आई निकालते हैं, तो वो जितनी बार आप निकालेंगे वो एक नियतांक देगा। ठीक है ना, जितनी बार आप बी अपॉन आई की वैल्यू निकालेंगे उतनी बार वो एक नियतांक आर देगा। आर का मतलब है कि इस चालक का प्रतिरोध जो यहाँ शो किया गया है। तो डायग्राम क्लियर हो गया है। मैं एक बार फिर से फटाफट बता देता हूँ आपको। ये आपका बैटरी है, इधर ये ऊपर प्लस है, नीचे माइनस शो किया गया है। ये अमीटर जो कि परिपथ में प्रवाही धारा के मान को नापेगा। रियोस्टैट आर एच जो कि परिपथ में एक धारा नियंत्रक के रूप में कार्य करेगा। एक प्रतिरोध चालक तार जिसका आर हमें निकालना है। ये वोल्ट मीटर है जो कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर नापता है। तो ये पूरा जो डायग्राम है, सर्किट डायग्राम, ये आपका ओम का नियम का शो किया गया है। और निश्चित रूप से आप जब बार बार वोल्टेज और करंट के मान को ज्ञात करते हैं इस चालक तार के लिए, और वी अपॉन आई की वैल्यू जितनी बार निकालेंगे ये उतनी बार आपको एक नियतांक आर देगा। ओके,
तो किसी भी चालक तार की भौतिक अवस्थाओं ताप में कोई परिवर्तन न करने पर चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर और चालक में बहने वाली धारा का जो अनुपात होगा वो एक नियतांक होता है, और वो नियतांक चालक का प्रतिरोध R कहलाता है। ओके, तो ये तो प्रतिरोध R हो गया है। एक्चुअली विद्यार्थी, प्रतिरोध वास्तव में किसी भी परिपथ में एक अवरोध होता है, जो कि रुकावट, जो चाहता है कि परिपथ में धारा कम से कम बहे या फिर ना बहे। ओके, और एक कंडक्टिंग डिवाइस के लिए, चालक तार के लिए प्रतिरोध का मान जितना कम होगा वो डिवाइस उतना ही अच्छा माना जाएगा। तो आप इसके नीचे आ जाएं, और अब हम लोग अपने बोर्ड के टॉपिक पे आते हैं विद्यार्थियों। क्योंकि ओम का नियम हालांकि आपने छोटी क्लास में ही पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो ओम का नियम आपने पढ़ा, और अब जो इसका सत्यापन होना है, इसकी व्युत्पत्ति होनी है, उसका तरीका अलग है। यहाँ पे हमें अनुगमन वेग के आधार पर या अपवाह वेग के आधार पर ओम का नियम का सत्यापन करना है। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, बहुत महत्वपूर्ण है, और ओम का नियम आपके प्रैक्टिकल में भी यूजफुल होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो पहले मैं थोड़ी लैंग्वेज आपको बता दूं। लैंग्वेज कुछ इस प्रकार से, जैसे कि माना कि कोई चालक तार है, उसकी लंबाई हमने मान ली है L, उसकी लेंथ कितनी मान ली है, L मान ली है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A मान लिया है। ओके, चालक में उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रति आयतन N दिखा दिया है। चालक के सिरों के बीच में विभवांतर V स्थापित किया गया है, जिससे चालक में बहने वाली धारा I हो जाती है। ठीक है, तो इस दौरान जो मुक्त इलेक्ट्रॉन हैं वो एक नियत सूक्ष्म वेग, मतलब अनुगमन वेग विधि से गति करेंगे। ओके, तो ये आपका कुछ लैंग्वेज शुरुआत के लिए हो जाएगा। पहले मैं आपको प्रूफ थोड़ा दिखा दूँ, इसके बाद फिर एक छोटा तरीका भी इसका बताऊंगा अभी। और जो मैंने आपको भी लैंग्वेज बताया, देखिए वही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है। तो ओम का नियम का ये सत्यापन चल रहा है। लैंग्वेज आप चेक कर लें एक बार फिर से, डायग्राम में देखिए शो किया गया है। ओके, तो डायग्राम की मदद से इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। तो लैंग्वेज चेक करें कि माना किसी चालक तार छड़ की या चालक तार की लंबाई L मान ली गई है, उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A शो किया गया है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को N से शो किया गया है, चालक छड़ के सिरों पर विभवांतर V स्थापित करने पर प्रवाहित धारा I होती है, और जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे वे एक नियत सूक्ष्म वेग अर्थात अनुगमन वेग Vd से गति करने लगते हैं। डायग्राम भी नीचे शो किया गया है, इसको भी आपको चेक कर लेना है। डायग्राम में कोई नया चीज़ नहीं बताया गया विद्यार्थियों, और जो चीज़ आपका पहले था वही चीज़ यहाँ भी दिखाया गया है। और अब मैं थोड़ा डायग्राम से इसको आपको बता दूँ। आप डायग्राम में देख सकते हैं कि एक चालक छड़ या फिर चालक तार को दिखाया गया है, जो कि ये है इस फॉर्म में। ठीक है ना, PQ फॉर्म में। इसकी लेंथ आपको L शो करनी है, लेंथ L दिखा दिया है, लंबाई L दिखा दी गई है। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A मान लिया गया है। ओके, और इस चालक छड़ में प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N से शो की गई है, स्मॉल n। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि PQ जो कि चालक छड़ है, चालक तार है, उसको आपने एक बैटरी से जोड़ दिया है। ये बैटरी का नेगेटिव यहाँ दिखाया गया है, बैटरी का प्लस यहाँ शो किया गया है। ओके, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। और निश्चित रूप से जब आप बैटरी को ऑन करते हैं, ओके, बैटरी जब ऑन किया जाता है तो चालक के
सिरों के बीच में एक विभवांतर V स्थापित हो जाता है, जिससे एक धारा I प्रवाहित होने लगती है। अब हमें यहाँ पे एक्चुअली V और I का जो अनुपात है वो R दिखाना है। V अपन I का जो अनुपात होगा उसको एक स्थिर राशि या कांस्टेंट या अचर आपको शो करना है। ओके, we have to show that the ratio of voltage and current in the conducting device is a constant, and that constant is nothing else, that is the resistance of the wire। ये आपकी चालक तार का प्रतिरोध R हो जाएगा। तो लैंग्वेज मेरे ख्याल से सबको समझ में आ गया है। एक बार फिर से आप लोग यहाँ चेक कर लें जो मैंने आपको बताया, क्योंकि देखिए विद्यार्थियों, बोर्ड में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको ये लैंग्वेज कुछ इसी प्रकार से अपने हिसाब से बना के लिखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि केवल प्रूफ कर देना सफिशिएंट नहीं है। एक पार्ट आपका लैंग्वेज का भी होगा, भाषा का भी होगा, जिसमें आप उस वेरिफिकेशन के विषय में विस्तार से बताते हैं। तो एक बार फिर से जल्दी से चालू करते हैं। चालक छड़ की लंबाई L दिखा दी गई है, अंतःप्रस्कार का क्षेत्रफल A शो किया गया है, प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या को N से शो किया गया है। जब आप चालक छड़ के सिरों के बीच में विभवांतर V लगाते हैं तो जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो VD अनुगमन वेग से गतिमान हो जाते हैं और इस कंडीशन में धारा I उत्पन्न हो जाती है। ओके, डायग्राम भी आपको स्पष्ट हो गया है। अब नीचे आ जाएं। अब देखिए विद्यार्थी, ये बेहद महत्वपूर्ण पार्ट आपका, ये सेकंड पार्ट इसमें चालू हो रहा है ऊपर नियम में। अब आपको थोड़ा ये समझना है कि प्रूफ का तरीका क्या है, क्या इसका स्टेप होगा। और चूँकि आपने चालक के सिरों के बीच में एक विभवांतर भी स्थापित कर दिया है, लगा दिया है, तो निश्चित रूप से एक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E उत्पन्न होगा और E इक्वल टू होता है V/D। और यहाँ चूँकि लेंथ हमने L मानी है तो E बराबर V/L। ओके, और ये निकल रहा है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि चालक के सिरों पर V लगाने पर उत्पन्न होता है। E इक्वल टू V/L इक्वेशन नंबर, इसको मैंने फर्स्ट मान लिया है। अब आपको चालक में उपस्थित प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला वैद्युत बल निकालना है, इलेक्ट्रिक फोर्स। और इलेक्ट्रिक फोर्स आपका होता है F इक्वल टू E/E, है ना, क्योंकि देखिए ये फॉर्मूला मैं आपको कई बार बता चुका हूँ, E इक्वल टू F/Q। अब चूँकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है तो इलेक्ट्रॉन का आवेश हम लोग E से शो करेंगे, E इक्वल टू F/Q। ओके, तो F बराबर F इक्वल टू EQ, वो यहाँ शो किया गया है, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो दोनों चीज़ें स्पष्ट हो गई विद्यार्थियों। चालक के सिरों पे विभवांतर V लगाने पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू V/L आपने बता दिया है। उसके बाद चालक में उपस्थित प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला वैद्युत बल आपने F शो कर दिया है। दोनों फॉर्मूले आपके पूर्व ज्ञान से संबंधित हैं। अगर आपने इसके पहले एक वीडियो ठीक से देखे हैं, एक वीडियो देखा हुआ है, तो इनमें आपको दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि बाकी फार्मूलों का निगमन और उसके विषय में बहुत विस्तार से बताया गया है। अब इसके बाद देखिए क्या आता है विद्यार्थियों की, यदि इलेक्ट्रॉन का मास m है, ओके, तो इस वैद्युत बल के कारण इलेक्ट्रॉन में उत्पन्न होने वाला त्वरण, एक्सेलरेशन निकाल लेंगे। और आपको मालूम होना चाहिए कि F इक्वल टू होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, F बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। ओके, तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि वैद्युत बल के कारण उत्पन्न जो त्वरण होगा A, वो A इक्वल टू हो जाएगा F/m। ओके, और F की वैल्यू ऊपर आप देख लें, F की वैल्यू देखिए ऊपर से निकाली गई है। F इक्वल टू शो किया गया है E और कैपिटल E, स्मॉल e दोनों को लिया गया है। नीचे मास शो करे, क्वेश्चन नंबर 3 बन गया। ओके, तो आपने क्या क्या सीखा? आपने पहले क्या निकाला? आपने निकाला वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, फिर क्या निकाला? वैद्युत बल, फिर क्या निकाला? इलेक्ट्रॉनों में उत्पन्न त्वरण। क्वेश्चन नंबर 3 तक आ चुके हैं। अब इसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि
कुछ लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी, है ना। और लैंग्वेज में विद्यार्थियों आपको मैं बता दूं कि इसके बाद इक्वेशन नंबर 3 के बाद का जो पोर्शन होता है उसमें श्रांति काल को डिफाइन करने को कहा जाता है। और श्रांति काल भी आपको इसी अध्याय में पार्ट 1 में पिछले वीडियो में बताया गया था कि आप चूँकि जानते हैं कि जब चालक में जो उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो लगातार धन आयनों से टकराते रहते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉनों की धन आयनों से दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो औसत समय होता है, ठीक है ना, दो क्रमागत टक्करों के बीच का औसत समय जो होगा उसको हम लोग शांतिकाल या टाउ या टो से दर्शाते हैं। और ये इसका सिंबल हो जाएगा। उसके बाद देखें दो क्रमागत टक्करों के बीच का जो औसत इलेक्ट्रॉन के वेग में जो वृद्धि होगी वो ए टाउ की होगी, है ना, ए इंटू टाउ। क्योंकि विद्यार्थियों वेग का मतलब क्या होता है? वेग होता है वेग अगर आपको शो करना है त्वरण के पदों में तो आप पहले ये देखें कि जो त्वरण ए होता है वो होता है वेग बटे समय। त्वरण का मतलब क्या है? वेग में परिवर्तन नीचे समय अंतराल। और अगर आपको वेग निकालना है तो 20 का 2 हो जाएगा ए इंटू टी। ए इंटू टी। ए का मतलब है त्वरण जो आपने भी ऊपर निकाला है, और टी का मतलब यहाँ पे हम लोग एक विशेष सिंबल टाउ, ओके, यहाँ पे हम लोग जो है टाउ को लेके चल रहे हैं। तो यहाँ से जो वी का फॉर्मूला बन जाएगा 20 का 2 हो जाएगा ए टाउ, ओके। तो यहाँ पे आपने शांति काल को डिफाइन कर दिया है, टाउ से शो कर दिया है, और फिर आपने ये बताया कि जब दो क्रमागत टक्कर होते हैं, कोलिजन्स होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के वेग में ए टाउ की वृद्धि हो जाती है, ठीक है। और मैंने ये मान लिया कि चालक में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं, ओके, चालक के भीतर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं। और कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं? एन, स्मॉल एन से शो कर दिया है जैसा कि आप देख सकते हैं। और इनके तापीय वेग शुरुआत के मान लिए गए हैं U1 U2 U3 UN तक शो किए गए हैं। और श्रांतिकाल टाउ के बाद इनके वेग दिखाए गए हैं V1 V2 V3 Vn तक दिखाए गए हैं। तो आपको न्यूटन का प्रथम इक्वेशन V इक्वल टू AT U प्लस AT ये मालूम होना चाहिए। V बराबर U प्लस AT। V का मतलब अंतिम वेग, फाइनल वेग, U का मतलब शुरुआती वेग, और A का मतलब त्वरण, T का मतलब समय। तो ये इक्वेशन फर्स्ट आपको यहाँ पे एक सिस्टम के लिए अप्लाई करना है जिसमें कई सारे इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन? n इलेक्ट्रॉन शो किए गए हैं। और इन इलेक्ट्रॉनों के लिए शुरुआती तापीय वेग और अंतिम वेग शो किया गया है। उसके हिसाब से जो पहले इलेक्ट्रॉन के लिए वेग होगा V1 इक्वल टू U1 प्लस ए टाउ, V2 का मान U2 प्लस ए टाउ, V3 का मान U3 प्लस ए टाउ, और Vn मतलब आखिरी जो इलेक्ट्रॉन होगा उसके लिए UN प्लस ए टाउ शो किया गया है, ठीक है। देखिए विद्यार्थी, ये जो आपका प्रूफ है बेसिकली वी आर गोइंग टू डिराइव ओम्स लॉ ऑन बिहाफ ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। आपको यहाँ पे शांतिकाल और अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम का सत्यापन करना है। इतना रूपरेखा बनाने के बाद क्या रूपरेखा बना है कि ये तमाम देखिए वेग दिखाए गए हैं, है ना, ये तमाम इलेक्ट्रॉनों के जो है वेग दिखाए गए हैं। और यदि हम इनका निकाल लें एवरेज, ओके, इफ़ वी कैन फाइंड आउट द एवरेज वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, यदि हम इन सभी इलेक्ट्रॉनों, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग निकाल लें तो वही जो औसत वेग होगा उसको हम लोग BD मतलब औसत वेग मान सकते हैं, ओके। तो देखिए वही काम यहाँ किया गया नीचे। इसमें देखिए लिखा भी है कि जो इन सभी मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होगा वही जो है वास्तव में अनुगमन वेग कहलाता है। मतलब अब औसत निकालना है, इसका मतलब जितने भी यहाँ पे आपको वेग दिखाए गए हैं इस फॉर्म में V1 V2 V3 Vn तक शो किए गए हैं, इन सभी का औसत निकाल लेना है। औसत का मतलब इन सबको जोड़ना है, मतलब
V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस Vn और अपॉन n, लास्ट में यहाँ Vn लिखेंगे और नीचे दिखाएंगे n। ओके, तो नीचे देखें वही किया गया है, आपका औसत वेग या अनुगमन वेग निकाला गया है। और अनुगमन वेग मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए Vd बराबर सभी वेग को जोड़ा गया है, n से भाग किया गया है। ओके, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर V1 की वैल्यू U1 प्लस ए टाउ, V2 की वैल्यू U2 प्लस ए टाउ, V3 की वैल्यू U3 प्लस ए टाउ, और लास्ट में जो nवें इलेक्ट्रॉन के लिए वेग है वो U1 प्लस ए टाउ। ये बन जाता है। इतना स्पष्ट है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए विद्यार्थियों। अब आपको क्या करना है कि इसमें जितने भी U हैं, जैसे U1, U2, U3, UN, इनको आपस में जोड़ लेना है, यहाँ शो किया गया है। और जितने भी ए टाउ हैं, ए टाउ 1, 2, 3, कितनी बार, n बार, इनको आपस में जोड़ लेना है। ओके, क्या करना है कि जितने भी तापीय वेग हैं, प्रारंभिक तापीय वेग मतलब U1, U2, U3, इन सबको ऐड कर लेना है एक साथ में, n से भाग कर लेना है क्योंकि नीचे n शो किया गया है। और जितने भी ए टाउ हैं इनको भी आपस में जोड़ के n से भाग करना है। कितनी बार जोड़ना दोनों को, n बार। ओके, अब आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बहुत स्पष्ट तरीके से हिंट किया हुआ था कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत तापीय वेग होता है 0 होता है। ओके, इसको ध्यान से देखें। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत जो तापीय वेग होगा वो कितना होगा, 0, ये लिखा हुआ है। और ऊपर की टर्म्स ये जो लिखा गया था U1 प्लस U2 प्लस U3 कब तक, UN तक, अपॉन n बराबर 0 हो जाएगा। और ये एक्चुअली Vd लेके चल रहा है, तो Vd बराबर, एक बार इसको फिर से मैं ऊपर आपको दिखा दूँ। देखिए विद्यार्थियों, ये आपका चल रहा था Vd। ओके, ये आपका जो है इलेक्ट्रॉनों का औसत तापीय वेग है जो कि होगा 0। तो Vd का जो मान बचेगा वो इतना बचेगा। बचेगा। ए टाउ को जोड़ना है n बार, ए टाउ प्लस ए टाउ प्लस ए टाउ प्लस ए टाउ, कितनी बार, n बार। तो कितना आएगा ये आ जाएगा n इंटू ए टाउ। तो Vd का मान यही बनेगा, नीचे आप देख सकते हैं। तो जो Vd का मान निकल रहा है वो n इंटू ए टाउ के रूप में प्राप्त होता है। देख लें एक बार। आप देख सकते हैं कि Vd की वैल्यू जो निकल रही है वो n इंटू ए टाउ अपॉन n। तो n कैंसिल हो जाएगा और बचेगा कितना, ए टाउ। ये आपने Vd का मान निकाल लिया है। अब आपको ये ध्यान देना है कि अभी आपने ऊपर जो है ए की वैल्यू निकाली थी, क्वेश्चन नंबर 3 था। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ए की वैल्यू निकाली थी। अब आपको इसमें ए की वैल्यू शो करनी है। देखिए किस प्रकार से शो किया गया है। Vd बराबर ए टाउ, क्या निकल रहा है, Vd इक्वल टू ए इंटू टाउ। ए की वैल्यू ऊपर से इक्वेशन नंबर 3 से आपको ले लेना है, तो ये बनाएगा Vd इक्वल टू कैपिटल ई स्मॉल ई टाउ अपॉन m। ओके, ये तो Vd का मान हो गया विद्यार्थियों। अब आपको ध्यान देना है कि Vd का मान रखना है इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 भी चेक कर लें। फर्स्ट आपका ये है इक्वल टू V अपॉन L शो किया गया था। ओके, तो यहाँ से हम लोग क्या देखने वाले हैं, ई का मान पुट कर दिया है। ऊपर आपने देखा Vd बराबर क्या लिखा था, Vd बराबर था E अपॉन L, E अपॉन L। तो यहाँ से आपको E की वैल्यू निकाल लेनी है और वो यहाँ इसमें रख देना है, ठीक है ना।
तो ये आपका वो जो वैल्यू निकलता है वी डी का मान वो इतना आता है वी ई टाउ अपॉन एम एल। कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा है? एक बार मैं इसको फिर आपको हिंट दिला दूं कि वी डी की जो वैल्यू निकलनी है वो फॉर्मूला चूँकि बना है कैपिटल ई स्मॉल ई टाउ अपॉन एम, तो यहाँ पे ई को हटा दो, ई बराबर क्या होता है वी अपॉन एल। ओके, तो यहाँ पे ई के स्थान पे वी अपॉन एल ही शो किया गया है। तो ये एक संबंध है जो कि अनुगमन वेग और विभवांतर का संबंध कहलाता है। ओके, दिस इज ए रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस। तो इस प्रकार से वी डी का मान आपका निकलता है इस फॉर्म में। इक्वेशन नंबर 4 कुछ मान लिया होगा या 5 कुछ माना गया होगा, इक्वेशन 5 माना है इसको। इसके बाद देखिए विद्यार्थियों, महत्वपूर्ण चीज़ एक निगमन आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, विद्यार्थी याद हो तो। अब वो निगमन था आई इक्वल टू एन ई ए बी डी। ओके, एक निगमन था ये वैद्युत धारा और अनुगमन वेग का जो संबंध था वो इस प्रकार से था। और यहाँ से अगर आप वी डी का मान निकालते हैं तो ये बनेगा वी डी इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए। ठीक है, तो विद्यार्थी देखिए एक वी डी आपका ये निकला था इक्वेशन नंबर 6 के फॉर्म में, और एक वी डी आपका ये निकल रहा है, ये आपका जो पहले प्रूफ था उसके बिहार पर निकल रहा है। तो ये भी वी डी, ये भी वी डी। ओके, अब आपको इन दोनों को बराबर कर देना है कंपेयर करने के बाद। और कंपेयर करने के बाद इन दोनों के मान को बराबर करने पे ये बनता है क्वेश्चन नंबर 5, 6 का कंपेयर कराएंगे तो बनाएगा ये। ओके, वी ई टाउ अपॉन एम एल इक्वल टू आई अपॉन एन ई ए। अब आपको क्या करना है कि वी और आई को साथ में कर लेना है, वी को रोक लेना है, आई को नीचे लाना है। नीचे आने का मतलब वी अपॉन आई कुछ इस प्रकार से बन जाएगा। बाकी जो भी राशियाँ हैं सब दाएं में चली जाएंगी। दाएं जाने का मतलब ये बन जाएगा एम एल अपॉन ए एन ई स्क्वायर टाउ। ओके, अब इसको आपको ध्यान से देखना है कि जो मान ये निकल रहा है वो क्या निकल रहा है। ठीक है, तो विद्यार्थियों आप देख सकते हैं कि इस पद में जो भी वैल्यू शो की गई हैं, मतलब एम एल ए एन ई स्क्वायर और टाउ, ये सारे मान नियत होते हैं। ओके, ये सारे मान नियत हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास कभी बदलेगा नहीं। चालक का ताप अगर ना बदला जाए तो उसकी लंबाई नहीं बदलेगी। चालक के ताप को न बदलने पे उसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल नहीं बदलेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं बदलनी है। इलेक्ट्रॉन का आवेश बिल्कुल नहीं बदलेगा। और टाउ जो है शांति काल वो भी नियत रहेगा। और यही आपका दाएं हाथ में निकल रहा है। तो पूरा स्टेप जो है वी अपॉन आई इक्वल टू जो बन रहा है वो यही बन रहा है। ठीक है, और विज्ञान की भाषा में इसी को हम लोग कहते हैं चालक का प्रतिरोध आर। एक्चुअली आर एक सच क्वांटिटी शुड बी कांस्टेंट, स्थिर होना चाहिए। तो इसमें जितने भी मान आपको शो किए गए सारे मान जो हैं स्थिर हैं, नियत हैं। ओके, तो इस प्रकार से वी अपॉन आई का जो मान निकल गया वो एक कांस्टेंट होगा और उसको हम चालक का प्रतिरोध कर सकते हैं। तो ये वैल्यू जो है वही आर है। इसको हम लोग चालक के क्षण के लिए एक नियतांक या चालक का वैद्य प्रतिरोध आर शो कर सकते हैं। तो ये आपका ओम का नियम का सत्यापन देखिए हो गया विद्यार्थियों। ओके, और इस सत्यापन के बाद अब आपको क्या करना है, अभी आपने ओम का नियम देखा इक्वल टू आई आर, दैट वाज ओम्स लॉ।
और एक्चुअली ये जो है एक ट्रायंगल जो बनता है वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस का, उस ट्रायंगल में बिल्कुल फिट हो जाता है। ओके, मतलब V इक्वल टू आई आर, या I इक्वल टू वी अपॉन आर, या R इक्वल टू वी अपॉन आई, तो तीनों का एक ही मतलब है। और मैं आपको एक बार फिर प्रूफ को थोड़ा इजी वे में भी बता दूं। ओके, अभी आपने ओम का नियम देखा, और उसका जो सत्यापन के लिए एक बार फिर से हम लोग चलते हैं, शॉर्ट में जल्दी समझ लेते हैं कि अभी तक क्या आपको बताया गया पूरा। ओके, देखिए विद्यार्थियों, आपने शुरुआत में ये माना कि चालक तार है, उसकी लंबाई आपने L शो की हुई है। उसकी लंबाई आपने कितना माना है? L। इसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A शो किया गया है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या N से शो की गई है। चालक के सिरों के बीच में विभवांतर V स्थापित करने पे धारा I प्रवाहित होने लगती है, ठीक है ना। और इस विभवांतर की वजह से एक विद्युत क्षेत्र E उत्पन्न होता है, और E इक्वल टू होता है V अपॉन L। ओके, E का जो फॉर्मूला बनता है V अपॉन L बन जाता है। आपने E दिखा दिया है। E निकालने के बाद आप दिखा सकते हैं कि इस विद्युत क्षेत्र की वजह से एक बल लगता है, विद्युत बल F बराबर E इंटू कैपिटल E। स्मॉल ई का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का आवेश, और कैपिटल ई का मतलब है विद्युत क्षेत्र। आपने फोर्स दिखा दिया, और फोर्स दिखाने के बाद आप निकालेंगे त्वरण, जो कि ए इक्वल टू होता है F अपॉन M। ओके, तो ए की वैल्यू ये बन जाती है, F की जगह क्या लिखा? E, कैपिटल E अपॉन M। तो ये आपका ए की वैल्यू निकल गया है। ए का मतलब त्वरण, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होंगे इस त्वरण से गतिमान होने लगेंगे। अब आपको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 शो करनी है। विद्यार्थी, यहाँ पे आपको इक्वेशन नंबर 3 शो करनी है, और उसके हिसाब से जो फॉर्मूला बनता है V इक्वल टू होता है, इक्वेशन फर्स्ट सॉरी, V इक्वल टू U प्लस AT। ओके, तो U का मान शुरुआत में हम लोग 0 मान लेंगे, और T का जो मान होगा वो टाउ मान लेंगे, शांति का हो, ये ध्यान देना है। ओके, और यदि हम अनुगमन वेग निकालना चाहते हैं, तो अनुगमन वेग निकालने के लिए दोनों वेग को जोड़ के आधा कर लेना है। मतलब VD का जो मान आएगा वो होगा U अपॉन 2। ओके, और VD निकालने के बाद एक संबंध आपको दिखा देना है, I इक्वल टू NEA VD, इसका इस्तेमाल कर लेना है। तो निश्चित रूप से जो V और I का जो अनुपात होगा वो एक नियतांक हो जाएगा, एक कांस्टेंट हो जाएगा, जिसको हम लोग चालक का प्रतिरोध R कह सकते हैं। ओके, तो ये ओम का नियम हो जाएगा। तो इसको थोड़ा डीपली आपको तैयार करें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। डायग्राम आपको शो करना है, और डायग्राम के अलावा लैंग्वेज जहाँ जहाँ आवश्यकता पड़ेगी लैंग्वेज भी शो कर दो। ओके, आपको लैंग्वेज भी शो करना है, और प्रूफ मैंने आपको बता दिया विद्यार्थियों। प्रूफ होने के बाद नीचे आपने देखा कि V और I का जो अनुपात होता है वो एक नियतांक होता है, दैट इज ए कांस्टेंट। वही कांस्टेंट, वही नियतांक, वही अचर चालक का प्रतिरोध R कहलाता है। तो इसको आपको इसी क्रम में तैयार कर लेना है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। ओम का नियम अनुगमन वेग के आधार पर निगमन हो गया। और आगे बढ़ते हैं विद्यार्थियों, और हम लोग का
आवेश वाहकों की गतिशीलता है। ओके, आवेश वाहकों की गतिशीलता। मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स, तो आपको ध्यान देना है विद्यार्थियों, ये टॉपिक भी बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। और आप जानते हैं कि चालकों में जो आवेश वाहक होते हैं वो इलेक्ट्रॉन या कोटर के रूप में होते हैं। और यदि आप किसी आवेश वाहक मतलब इलेक्ट्रॉन या कोटर के लिए बात करते हैं तो उनका अनुगमन वेग वी और आरोपित वादी क्षेत्र ई का जो अनुपात होगा वो उस चालक का वाहक का गतिशीलता या मोबिलिटी कहलाता है। ओके, तो बहुत सिंपल डिफिनेशन है। आपको म्यू दिखाना है, म्यू इक्वल टू क्या है, ऊपर आपको दिखाना है अनुगमन वेग वी डी और नीचे क्या शो करना है, आरोपित वादी क्षेत्र ई। तो इन दोनों का जो अनुपात बनता है वही कहलाता है आवेश वाहकों की गतिशीलता। ओके, दिस इज द मोबिलिटी ऑफ चार्ज कैरियर्स। तो विद्यार्थियों अभी आपने देखा इसका, ये देखिए यदि इसको म्यू से शो करना है तो म्यू इक्वल टू वी डी अपॉन ई। और ऊपर अभी आपने शो किया था मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वी डी, वी डी का फॉर्मूला शो कर दिया गया और वी डी का मान यहाँ बैठा दिया है। ओके, सिंपल स्टेप है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस आपको ये वी डी का मान जो याद करना पड़ेगा। मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग वी डी इक्वल टू ई कैपिटल ई टाउ अपॉन एम मान रखा जाता है। तो मान रखने के बाद जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता निकलती है म्यू, वो इस फॉर्म में आती है। तो ई करे आएगा ऊपर नीचे, और कुल मिला के जो मोबिलिटी निकलती है वो म्यू इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम के फॉर्म में निकलती है। ओके, आप देख सकते हैं कि म्यू इक्वल टू ई टाउ अपॉन एम। तो विद्यार्थी ये आवेश वाहकों की गतिशीलता या मोबिलिटी हो जाती है। और इसमें आप देख सकते हैं कि मोबिलिटी का मान जो है आरोपित वादी क्षेत्र ई पर निर्भर नहीं करता है। ओके, वादी क्षेत्र पर निर्भर नहीं करेगा गतिशीलता। और देखिए इसमें लिखा भी क्या है कि आवेश वाहक की गतिशीलता आरोपित वादी क्षेत्र पर निर्भर नहीं करती है, यह आवेश वाहक की प्रकृति नेचर पर निर्भर करती है। ओके, और उसके अलावा इसका मान हमेशा पॉजिटिव, इसका मान हमेशा कैसा होगा, धनात्मक। गतिशीलता का मात्रक भी आप शो कर सकते हैं विद्यार्थियों। गतिशीलता के मात्रक देखिए कई बन सकते हैं, क्योंकि म्यू का मान जो निकाला गया है ये भी है, और म्यू का मान अभी आपने जो ऊपर लिखा था वो था बी डी अपॉन ई, ये भी शो किया गया था। तो इसका मात्रक कई प्रकार से बन सकता है। मात्रक का आप प्रयास करते रहिए कई बार अपने हिसाब से कि जो आप मात्रक निकाल पा रहे हैं वो मात्रक ये अथवा ये है कि नहीं है ना। तो निश्चित रूप से हो जाएगा। और अगर आपको डाउट है तो मैं आपको बता भी देता हूँ यहाँ पे कि जैसे आप देख सकते हैं कि जो म्यू का जो फॉर्मूला था वो क्या था, बेसिक फार्मूला वो था वी डी मतलब अनुगमन वेग, और नीचे था वादी क्षेत्र की तीव्रता। ओके, तो इसका मात्रक अगर निकालना है तो वी डी क्या है, वेग है, वेग का मतलब मीटर प्रति सेकेंड, प्रति सेकेंड, ये हो जाएगा वी डी का मात्रक। और नीचे आपको शो करना है ई का मात्रक, और ई का मतलब होता है वादी क्षेत्र, ये होता है न्यूटन प्रति कूलाम्ब। इसको आप एक साथ कर लीजिए, एक साथ करेंगे तो ये मीटर और कूलाम्ब एक साथ में आ जाएंगे, और सेकेंड और न्यूटन एक साथ में आ जाएंगे, जो यहाँ लिखा हुआ है। तो ये था आपका मात्रक मोबिलिटी का, आवेश वाहकों की गतिशीलता म्यू। इसका मान आपको हमेशा ध्यान रखना है कि म्यू का मान हमेशा जो है प्लस में आएगा, और इसका जो वैल्यू होता है वो आवेश की वाहक की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है।
ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमेशा प्लस में आनी है। अब आप इसमें देखिए एक टॉपिक और जुड़ा हुआ है, ये भी देख लेते हैं क्योंकि ये बोर्ड में आता है। कभी कभी इसकी परिभाषा ध्यान देंगे, परिभाषा, और साथ में गतिशीलता पर ताप का इफेक्ट, ताप का प्रभाव, ये चीज़ आपको आना चाहिए। तो फिर से फॉर्मूला जो आपने भी ऊपर देखा था मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए, उसको लेके चलते हैं। म्यू बराबर ई टाउ अपॉन एम, और निश्चित रूप से यहाँ जो ई अपॉन एम होगा वो नियतांक होगा, क्योंकि ई का मतलब है आवेश और एम का मतलब है मास, किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो एक नियतांक होगा, दैट विल बी ए कांस्टेंट। तो म्यू की जो वैल्यू होगी वो प्रोपोर्शनल होगी टाउ की। ओके, जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए गतिशीलता का जो मान होगा वो शांति काल के समानुपाती होगा। सॉरी। और जो चूँकि मेटल के लिए, चालकों के लिए ताप बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों का वर्गमात मूल चाल बढ़ जाता है, VRMS। और VRMS जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है √T के, है ना। ये आपका प्रश्न में था कि किसी भी गैस के अणु के लिए औसत या वर्गमात मूल चाल परम ताप के वर्गमूल के समानुपाती होती है। और वर्गमात मूल चाल अगर बढ़ता है तो निश्चित रूप से इलेक्ट्रॉनों के धनानों से प्रति सेकंड इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है और शांतिकाल घट जाता है। शांतिकाल घटने से मोबिलिटी का मान भी निश्चित रूप से घट जाएगा। ओके, तो विद्यार्थी इसमें देखिए बहुत ही लॉजिकल चीज़ें लिखी गई हैं। इसको आपको जितने भी फैक्टर्स हैं इनको आपस में को रिलेट करना है और उसके हिसाब से इसका जवाब लिखना पड़ेगा। अब ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे आपके बोर्ड में तो आपको निश्चित रूप से फार्मूले का इस्तेमाल करना पड़ेगा, और बिना फार्मूले आप अपने बात को नहीं रख सकते हैं। सीधा मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉनों का जो वर्गमात मूल चाल बढ़ जाता है, चाल बढ़ेगा इसका मतलब कि इलेक्ट्रॉनों की जो टक्कर होगी पर सेकेंड धनायनों से वो बढ़ जाती है ना। जब संख्या बढ़ेगी इसका मतलब निश्चित रूप से जो उनका समय है टकराने का, क्रमागत टक्करों का जो समय होता है शांति काल, वो घट जाएगा। और टाउ घटने का सीधा मतलब है कि शांति काल का मान भी कम हो जाएगा, घट जाएगा। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपने दिखाया कि शांति काल घटने से मोबिलिटी घट जाती है, अतः स्पष्ट है कि ताप के बढ़ाने पर मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिशीलता कम हो जाती है, घट जाती है। ओके, तो ये टॉपिक था। उसके बाद देखिए कभी कभी पेपर जब थोड़ा और बन जाता है तो उसमें पूछता है कि एक रिलेशन निकालो जिसमें गतिशीलता वैद्युत धारा घनत्व में संबंध हो। ओके, तो अभी हम लोग फ़िलहाल मोबिलिटी और इलेक्ट्रिक करंट या करंट डेंसिटी में संबंध निकालने वाले हैं। तो विद्यार्थियों ये सारा खेल फॉर्मूलों का है। फॉर्मूले अगर आपको स्पष्ट हैं, क्लियर हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और आप देख सकते हैं कि म्यू का फॉर्मूला ये आपकी परिभाषा में स्पष्ट बताया गया है कि म्यू इक्वल टू होता है VD/E। ओके, एक ये फार्मूला हो जाएगा म्यू का। और आई का फॉर्मूला देखिए बार बार चल रहा है NeAVD, इसका भी इस्तेमाल कर लेना है, ठीक है ना। और यहाँ से आपको निकालना है VD की वैल्यू। यहाँ से क्या निकालना है, VD की वैल्यू, ये निकला देखिए। और ये VD आपको यहाँ रख देना है ऊपर, ठीक, कोई दिक्कत, वेरी गुड। तो आपने पहले फॉर्मूला शो कर दिया है, कोई डाउट नहीं। आई और VD का संबंध से VD निकाल लिया है, VD की वैल्यू आपने यहाँ पुट कर दी ऊपर। तो इस प्रकार से म्यू की वैल्यू क्या निकलती है, म्यू की वैल्यू आती है I/E, कैपिटल E है ANE। ओके, और विद्यार्थियों आपको ध्यान देना कि चूँकि I/A इज करंट डेंसिटी, I/A जो होगा वो धारा घनत्व होता है, क्योंकि I का मतलब करंट और E का मतलब एरिया, तो उसको J से दर्शाते हैं। तो जहाँ पे I/A है वहाँ पे हम लोग J कर लेंगे, और
जो ये फॉर्मूला था म्यू का, उसमें जो आई अपॉन ए था जे कर लिए, तो म्यू बराबर क्या बन गया, म्यू का तो बन जाएगा ऊपर जे और नीचे एन, छोटा एन भी दिखा देंगे, पहले ई दिखा दें, ई एन छोटा ई। ये है मोबिलिटी का फार्मूला। ओके, तो ये चीज़ आपको याद कर लेना है। और ये फार्मूले हैं, जब आप इसको बार बार लिखेंगे तो निश्चित रूप से याद होगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए, ये आपका बाधित प्रतिरोध चालू होता है यहाँ पे। हालांकि अभी आपने ऊपर ओम का नियम में इसको देखा हुआ था। तो विद्यार्थियों, आप देख सकते हैं कि ये टॉपिक आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, वैद्युत प्रतिरोध, और अक्सर हम प्रतिरोध को जैसे इस प्रकार से शो कर रहे हैं, ऐसे। यही एक तरीका होता है प्रतिरोध को दिखाने का, आर का। लेकिन एक्चुअल में जो प्रतिरोध होता है वो कुछ ऐसा दिखता है ना। और यही एक्चुअल में प्रतिरोध है जो शो किया गया है। ये देखिए मेटेलिक वायर होगा, और इसमें देखिए कलर कई तरह के बने हैं, एक कलर, दूसरा कलर, तीसरा कलर, चौथा जो है मिसिंग होगा, या फिर सिल्वर या फिर गोल्डन का होगा। तो ये एक्चुअल में आपका प्रतिरोध होता है, ठीक है। इसका काम होता है कि चालक में जो वैद्युत धारा के प्रवाह के मार्ग में रुकावट या जो अवरोध उत्पन्न करना है वो यही करेगा। ओके, तो विद्यार्थी, ये तो सिंपल संकेत हो गया है। और अब आप आर को लेके चलना है, तो आर कुछ अलग चीज़ नहीं, बल्कि आप देख सकते हैं कि जो आपने अभी ऊपर परिभाषा दिखाई थी प्रतिरोध की कहें, या फिर ओम का जो नियम होता है वो आपको यहाँ शो कर देना है ना। पहले तो आपको ये बताना है कि जो चालक के द्वारा वैद्युत धारा के मार्ग में जो अवरोध पैदा होगा वही प्रतिरोध होता है, आर इसका संकेत हो जाएगा। और उसके बाद जो नीचे लिखा गया ये लैंग्वेज, ये वास्तव में ओम का नियम ही हो जाएगा। ओके, और ये वी अपॉन आई इक्वल टू आर, दैट इज ओम्स लॉ। अब हम लोग आर के विषय में और बातचीत कर लेते हैं, इसका मात्रक, इसका बीमा, अदिश सदिश। ओके, तो इसका मात्रक देखिए शो किया गया विद्यार्थियों, चूँकि फार्मूला है आर इक्वल टू वी अपॉन आई। वी का मतलब वोल्टेज, आई का मतलब करंट। वोल्टेज को नापेंगे वोल्ट में, करंट को नापेंगे एम्पियर में, तो वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर इसका मात्रक होगा। इसको हम लोग ओम से भी दर्शाते हैं। ओके, इसका जो सिंबल होगा वो ओमेगा या ओम, ओमेगा या ओम ऐसे बनाते हैं, ये हो जाएगा, ठीक है। इसका देखिए विद्यार्थियों, कभी कभी बीमी सूत्र निकालने को आ जाता है, तो आप अभी इसकी बीमा निकालने को तैयार रहें। और बीमा निकालने के लिए देखिए वी अपन आई को लेके चला हुआ है, उससे निकाली गई है। तो मैं ये आपको अलग से, देखिए पहले इसमें भी आप देख लें, मैं इसको आपको अलग से बता दूंगा अभी। ये आपका प्रतिरोध का विमित सूत्र है। ओके, और इसको मैं अभी अलग से भी शो कर दूंगा। इसको आप चेक कर लें पहले कि क्या शो किया गया है, तो मैं अभी इसकी बीमा निकाल देता हूँ। तो ये स्थान मैं ले लेता हूँ आपका। ओके, देखिए विद्यार्थियों, आर इक्वल टू होता है वी अपॉन आई, ऊपर बी और नीचे आई। ओके, बी होता है डब्ल्यू बाई क्यू, तो बी हो जाएगा डब्ल्यू अपॉन क्यू, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब आपको डब्ल्यू को चलने देना है और क्यू को हटाना है। क्यू होता है आई टी, क्यू क्या होता है, आई टी, एक आई पहले से है, तो आई स्क्वायर टी। ओके, डब्ल्यू कार्य है, कार्य के लिए क्या बनता है, कार्य के लिए बनता है एम एल स्क्वायर टी माइनस टू।
यह आपका कार्य का विभेद सूत्र हो जाता है। और नीचे आई स्क्वायर लिखा है, आई स्क्वायर का मतलब ए स्क्वायर और टी का मतलब टी। ओके। अब आपको कैपिटल टी के ऊपर ले जाना है, ध्यान दें। जो इससे यहाँ बना हुआ है समझ लें, आर इक्वल टू बी अपॉन आई के रूप में लेके चला हुआ है, ये फॉर्मूला दिखाया। बी का फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन क्यू शो किया गया है और क्यू के स्थान पे आई टी। तो विद्यार्थियों, आपने देखा कि जितने भी राशियंस में थे सबकी विमाएँ शो कर दी गई हैं। और इस प्रकार से ये क्या बनता है, m बनेगा, l की पावर 2 आएगा, t की पावर -3 जाएगा क्योंकि ये ऊपर चला जाएगा, और e की पावर -2। ये आपका प्रतिरोध का विभेद सूत्र है, ml² 2 -3 और a की पावर -2। अब आप इसको थोड़ा अपने टॉपिक में देखें क्या निकल रहा है, ml² 3 a -2। तो ये वैद्युत प्रतिरोध का विभेद सूत्र हो गया। ओके। अब विद्यार्थियों, अगर आपको ओम की परिभाषा बनानी है तो ओम की परिभाषा बनाने के लिए देखिए, मैंने आपको पहले भी संकेत दिया है कि जब भी परिभाषा बनानी पड़े, जैसे आप जानते हैं कि V अपॉन आई इक्वल टू क्या बना है, R। यहाँ से आपको बनाना है ओम की परिभाषा। तो V को मान लेना है कितना, 1 वोल्ट, और I को मान लेना है 1 एम्पियर। तो R इक्वल टू हो जाएगा 1 ओम। ओके। इतनी चीज़ें यहाँ पे आपको शो करनी है। और इसका सीधा मतलब है कि चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का अगर विभवांतर लगाते हैं तो उसमें 1 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है, तो चालक का प्रतिरोध 1 ओम हो जाता है। ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ये आपका ओम का जो डेफिनेशन था वो बन गया है। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं वो भी आपको समझ लेना विद्यार्थियों। ओके। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसी चालक तार की लंबाई को खींच के n गुना अगर किया जाता है तो उसका प्रतिरोध n² गुना हो जाता है। ओके। R2 बराबर n² R1। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है क्योंकि कभी कभी इस पर क्वेश्चन बहुविकल्पी के फॉर्म में आता है। तो बहुविकल्पी के फॉर्म में आने का मतलब है कि आपको इसका इस्तेमाल सीधा करना पड़ेगा। ओके। एक बार फिर समझ लें, किसी चालक तार की लंबाई को खींच के n गुना किया जाता है तो इसका प्रतिरोध n² गुना हो जाएगा। लंबाई को 3 गुना करेंगे, प्रतिरोध 9 गुना हो जाएगा। लंबाई को दुगना करेंगे, प्रतिरोध 4 गुना हो जाएगा। ओके। लंबाई को आप 4 गुना करेंगे तो प्रतिरोध 16 गुना हो जाएगा। फॉर्म में चलेगा। ठीक है। ये तो लेंथ की बात हो गई। अब चालक तार है तो उसमें उसका रेडियस भी होगा। रेडियस को अगर हम 1/n गुना कर दें, 1/n का मतलब जैसे चालक तार है उसको खींच लो तो लंबाई बढ़ जाती है, त्रिज्या कम हो जाती है। त्रिज्या को अगर आधा कर दें तो प्रतिरोध कितना गुना हो जाएगा, उसके लिए देखिए, त्रिज्या को 1/n गुना करते हैं तो प्रतिरोध n की पावर 4 गुना हो जाता है। मतलब R2 बराबर n की पावर 4 R1। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मतलब ये है कि यदि आप चालक की त्रिज्या को आधा करते हैं, हाफ, है ना, चालक की त्रिज्या को आधा करते हैं तो प्रतिरोध जो है 16 गुना हो जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों, चालक तार जितना पतला होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होता है, चालक तार जितना मोटा होगा प्रतिरोध उतना ही कम हो जाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको सवाल में याद करने हैं, वहाँ यूज़ करेंगे हम लोग। वैद्युत चालकता पे आ जाते हैं। और वैद्युत चालकता अभी आपने देखिए प्रतिरोध पढ़ा हुआ है विद्यार्थियों। तो प्रतिरोध
का जो उल्टा होता है, हमें चेक करना है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ओके, और इसका सीधा मतलब है कि जो आपने अभी प्रतिरोध आर पढ़ा हुआ है, वैद्युत प्रतिरोध, उसका व्युत्क्रम वैद्युत चालकता होता है, और इसको हम कैपिटल जी से शो कर सकते हैं। ओके, तो कैपिटल जी की जो वैल्यू होगी वो 1/r होगी, मतलब प्रतिरोध का उल्टा, प्रतिरोध का उल्टा चालकता। वैद्युत प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, वैद्युत प्रतिरोध के प्रतिलोम को, उसके रिवर्स को वैद्युत चालकता कर सकते हैं। सिंपल, कैपिटल जी इक्वल टू 1/r, ये फॉर्मूला आपको याद कर लेना है। ठीक है, इसका मात्रक देखिए, प्रतिरोध का मात्रक ओम था, तो इसका मात्रक ओम इनवर्स। ओके, ओम इनवर्स, या इसको महो भी कहते हैं, महो। वैद्युत चालकता का जो मात्रक है ओम इनवर्स, महो या साइमन, कई इसके ऑप्शंस हैं। तो वैद्युत प्रतिरोधकता का जो मात्रक लिखा गया ओम इनवर्स भी लिखा गया है, महो भी लिखा गया है, साइमन भी लिखा गया है। अब वीमा जो होगी, जो प्रतिरोध की वीमा थी, उसका उल्टा कर दो, जो मान वहाँ प्लस में थे वो माइनस में हो जाएंगे, और माइनस वाले मान सब प्लस में हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएं विद्यार्थियों। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता, जैसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी। तो मैं जल्दी से शॉर्ट में आपको बता दूं। देखिए विद्यार्थियों, ध्यान दें कि किसी भी चालक तार में इलेक्ट्रिक करंट या वैद्युत धारा अगर आप प्रोवाइड करते हैं, तो चालक तार के भीतर किसी बिंदु पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई और धारा घनत्व का जो अनुपात होगा, वो चालक के पदार्थ का विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, रो, इसका संकेत हो जाएगा। ठीक है ना। और विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता वास्तव में चालक के पदार्थ का एक लाक्षणिक गुण है। इसका मान चालक के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है ना। और तो ये इसका सिंबल हो गया है, और इसका जो फार्मूला बनता है रो इक्वल टू E/J, ये आपको याद कर लेना है। और फिर देखिए कुछ लैंग्वेज लिखी गई है चालक के लिए, उसकी लंबाई L है, अंतस्कार का क्षेत्रफल शो किया गया है, विभवांतर भी स्थापित किया गया है, धारा I प्रवाहित होती है। और आप चूँकि जानते हैं कि यहाँ पे रो इक्वल टू क्या लिखा गया है, E/J, ऊपर E और नीचे J। तो एक्चुअली में क्या होना है कि जब आपको रो इक्वल टू E/J बताया गया है, तो निश्चित रूप से जो E होगा वो V/L होगा, और J होगा वो I/A हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे A जाएगा ऊपर, और B ऊपर है, I नीचे है, A जाएगा ऊपर, L आएगा नीचे। तो V/I जो होगा वो R हो जाएगा, RA/L, यही रो है। ओके, विशिष्ट प्रतिरोध का ये फार्मूला लिखा हुआ है RA/L। तो इस चीज़ को मैं यहाँ से शो कर रहा हूँ, लैंग्वेज थोड़ा बहुत आप दिखा देंगे। चालक की लंबाई इतनी है, प्रकार के क्षेत्रफल भी दिखा देना है, धारा I प्रोवाइड करनी है, और E निकाल देना V/L से, J दिखाना I/A से, रो निकाल दिया है V/I इंटू A/L। V/I आप जानते हैं कि ये चालक का प्रतिरोध है। ओके, तो रो इक्वल टू बन जाएगा RA/L, रो इक्वल टू RA/L, ये फॉर्मूला बन जाएगा। मात्रक अगर आपको देखना है तो मात्रक के लिए R का मात्रक ओम हो जाएगा, ओम, A का मीटर स्क्वायर, और L का मीटर, ओम मीटर। ठीक है, वीमा इसकी जो प्रतिरोध का था उसमें L और बढ़ा देना है, तो ml की पावर 3, T की पावर -3, A की पावर -2। ओके, और कभी कभी विद्यार्थियों इसकी परिभाषा लिखने को आती है बोर्ड में, कि आप विशिष्ट प्रतिरोध को डिफाइन करें। तो डिफिनेशन एक आपने ऊपर दिखाई है, और एक डिफिनेशन आपकी यहाँ से बन सकती है।
कैसे? आपने यहाँ पे ए को मान लिया है 1 वर्ग मीटर, ओके। एल को मान लिया है 1 मीटर, तो रो इक्वल टू आर हो जाएगा। यहाँ से डेफिनेशन बना सकते हैं कि एकांक अनुप्रस्थ परिच्छेद के 1 मीटर लंबाई के तार का जो प्रतिरोध होगा वो उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहलाता है, ठीक है ना। और विशिष्ट प्रतिरोध एक अभिलाक्षण गुण होता है, और ये जो गुण होता है वो उसका एक फंडामेंटल कैरेक्टर है, उसके आकार पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है ना। जैसे मैं कॉन्स्टेंटन का आपको बताता हूँ कि 49 × 10⁻⁶ कुछ होता है इसकी वैल्यू, ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर कुछ। तो ये कॉन्स्टेंटन के लिए दिया हुआ है विशिष्ट प्रतिरोध का मान। तो ये कॉन्स्टेंटन बहुत कम हो या बहुत ज़्यादा हो उस पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे विद्यार्थियों आप घनत्व को समझिए, जल का घनत्व। अब जल का घनत्व चाहे 1 बूंद की हो या उसमें पूरा आप ड्रम भर जल ले लीजिए, उसका घनत्व नहीं बदलता है। वही हाल रो का है। रो जो है चालक के पदार्थ का एक फंडामेंटल या एक अभिलाक्षणिक प्रगुण होता है, जो कि चालक के पदार्थ पे या उसके मात्रा पर निर्भर नहीं करता है। हाँ, ये है कि कॉन्स्टेंटन का रो या विशिष्ट प्रतिरोध अलग अलग होगा, तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध अलग होगा, मैग्नीन का विशिष्ट प्रतिरोध अलग होगा। विशिष्ट प्रतिरोध देखिए आपका हो गया है रो की वैल्यू। अब आपको देखना है विशिष्ट चालकता, स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो विद्यार्थियों ये आपका शायद लास्ट टॉपिक होगा आज का, स्पेसिफिक कंडक्टेंस हमें चेक करना है। विद्यार्थियों अभी आपने पीछे देखा आर प्रतिरोध, आपने देखा चालकता वधी चालकता जी, दैट इज 1/r, ओके। विद्यार्थियों भी आपने देखा रो विशिष्ट प्रतिरोध। अब हमको दिखाना विशिष्ट चालकता सिग्मा, सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, ओके। मतलब किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, रो आपने देखा, रो को अगर पलट देते हैं, उल्टा कर देते हैं, रिवर्स निकालते हैं, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को उस पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं, उसको सिग्मा से दर्शाते हैं। और सिग्मा जो होगा वो 1/ρ कहलाता है, ठीक है ना। देखिए रो का फॉर्मूला आप जानते हैं, E/J है, तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा J/E, ऊपर J और नीचे E, ये आपको शो कर देना है। तो ये देखिए दिखाया गया है, जैसे मैंने आपको बताया, जो सिग्मा हो जाएगा वो 1/ρ हो जाएगा, मतलब E/J, पलटेंगे तो J/E बन जाएगा। तो यहाँ से J इक्वल टू बन जाएगा सिग्मा × E, ये संबंध बन जाएगा धारा घनत्व और विशिष्ट चालकता का। और इसको और अगर चेंज करना है तो आप देख सकते हैं, जैसा कि आपने अभी ऊपर किया था, E को V/L के फॉर्म में और J को I/A के फॉर्म में शो करते हैं, तो सिग्मा इक्वल टू L/R × A, क्योंकि V/I जो होगा वो R हो जाएगा, I/V 1/R हो जाएगा। तो विद्यार्थी ये आपका विशिष्ट चालकता सिग्मा हो गया है, उसका संकेत आपने देख लिया, उसके जितने फार्मूले हैं मैं आपको सब फार्मूला बता दिया हूँ। मात्रक जल्दी चेक कर लेते हैं विद्यार्थियों। विशिष्ट प्रतिरोध का जो मात्रक होगा वो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स हो जाएगा। इसका विमीय सूत्र आप देख सकते हैं, इसका विमीय सूत्र दिखाया गया है m⁻⁻1 l⁻3 t⁻3 a⁻2। तो ये एक्चुअली में सिग्मा का विमीय सूत्र या डायमेंशनल फार्मूला हो जाएगा। तो विद्यार्थियों अब लास्ट में हम लोग जो है एक टेबल मैंने आपके लिए सजा रखी है, कुछ बेसिक संकेत, कुछ सिंबल आपको मैं बता दूं।
जैसा कि ये डायग्राम जो आप देख सकते हैं, ये वैद्युत परिपथ के लिए सेल है। ये सेल आप अक्सर अपने घरों में देखते होंगे, है ना। तो ये सिरा ऊपर का जो होता है इसको प्लस और नीचे का सिरा माइनस। इसको अगर आपको संकेत में दिखाना है तो संकेत का मतलब आपको ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। और हमेशा ध्यान रखना है कि इसमें एक जो सिरा बड़ा होगा, एक सिरा छोटा होगा। जो सिरा बड़ा होगा प्लस का होगा, छोटा सिरा माइनस का होगा। तो ये सेल हो गया है। और अगर हम लोग कई सेल यूज करते हैं एक साथ में तो बैटरी बन जाती है ना। मैं आपको भी बता दूं, जैसे एक सेल ये है, अगर आपको बैटरी दिखानी है सेल के स्थान पे तो उसके लिए आप एक सेल और लगा दें, एक सेल और लगा दें, तो ये अब बैटरी बन गई है ना। क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 सेल का इस्तेमाल किया गया है। उसके नीचे देखें एक स्विच शो किया गया है। हालांकि इसको पूर्ण रूप से स्विच नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो एमसीबी दिखाया गया है। लेकिन आजकल का जो वायरिंग का सिस्टम बनता है, स्विच हो या फिर आपका पावर कट ऑफ हो, सबके लिए जो है एमसीबी वो सर्किट को ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद जो है परिपथ में धारा का प्रवाह रुक जाता है। तो ये देखिए संकेत जो बनाया गया उसको भी आपको देख लेना है। ये स्विच हो जाएगा, ये जब नीचे आ जाएगा तो इस संकेत का मतलब है कि स्विच ऑन है। जब ये इस प्रकार से है तो ये ऑफ है, ठीक है ना। तो स्विच एमसीबी के फॉर्म में। उसके नीचे देखें रजिस्टर आपने भी ऊपर भी मैंने आपको दिखाया था। तो ये आपका रजिस्टर या प्रतिरोध हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। और उसको हम लोग प्रतिरोध को क्वेश्चन आयर में या कहीं भी देखेंगे तो इस प्रकार से देख सकते हैं, ये प्रतिरोध हो जाएगा। ओके। और देखें कुछ एक आध सिंबल कैपेसिटर को शो किया गया विद्यार्थियों। कैपेसिटर या कंडेंसर संधारित्र शो किया गया है, या आपका संधारित्र है, ऐसे देखने में दिखाई पड़ेगा। और ये इसका संकेत है, सिंबल है। दोनों रेखाएं बराबर ऊंचाई की। ओके, ऐसा नहीं कि एक बड़ा छोटा दिखाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, दोनों बराबर दिखाना है। तो ये आपका कैपेसिटर या सी हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद ये आपका देखिए डायोड शो किया गया है। हालांकि भी आगे आएगा लेकिन आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि सब आपका कोर्स के मैं बता रहा हूँ। डायोड और ये सब चीज़ें अभी आगे लास्ट में आएगा, ठीक है ना, सेकंड पार्ट में। तो ये आपका देखिए डायोड शो किया गया है और ये इसका संकेत दिखाया गया है। डायोड का मतलब यूनी डायरेक्शनल, मतलब एक दिशा में अगर धारा प्रवाहित करनी है तो हमें डायोड इस्तेमाल करना होगा, है ना। आपके कोर्स में पीएन जंक्शन डायोड वगैरह शो किया गया है, तो उसका डायग्राम है ये। ओके। और लास्ट में देखिए आपका एक एलईडी, मतलब लाइट एमिटिंग डायोड, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। तो ऊपर ही मैंने आपको डायोड दिखाया था, ये भी एक डायोड है, एक स्पेशल प्रकार का डायोड जो आपके कोर्स में है। और ये जब इसका काम होता है कि ये जो है वैद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में चेंज करता है, ठीक है ना। इट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू लाइट एनर्जी। तो ये इसका संकेत हो जाएगा विद्यार्थियों। एलईडी को आप जब भी दिखाएंगे तो इस प्रकार से दिखाना पड़ेगा। ये तो डायोड का सिंबल हो गया, है ना। और यहाँ पे अगर दो ये आप एरो दिखाते हैं, इसका मतलब है कि ये फोटो डायोड है या प्रकाश डायोड है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड। ओके। तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज आपने विशेष रूप से जो चीज़ें पढ़ी उसमें ओम का नियम बहुत ही महत्वपूर्ण, और उसके बाद जो टॉपिक आपने देखे, तो इस प्रकार से मैं अब समापन करता हूँ आज के लिए। और
इस उम्मीद के साथ में कि आप जितने भी वीडियो में आज के जितने भी कंटेंट उनको आप कई बार अभ्यास करेंगे। तो इस उम्मीद के साथ में मैं ऑफ करता हूँ। ओके विद्यार्थी, थैंक यू, जय हिंद।